नमस्कार सभी को। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 की, जिसमें भारतीय पासपोर्ट की रैंकिंग गिर के 50वीं आ गई है। साथ ही समझेंगे कि भारत की ग्लोबल रैंकिंग में जो ये गिरावट आई है, आखिर इसके पीछे रीजन क्या है और ये जो इंडेक्स बनता है, इसको बनाने के पीछे का मेथड क्या होता है। कैसे किसी देश को फर्स्ट रैंकिंग दी जाती है, किसी को लास्ट दी जाती है, कैसे भारत को 50वीं दी गई है, सब कुछ हम समझने की कोशिश करेंगे। और हम ये भी जानेंगे कि कहीं ना कहीं जब हमारी पासपोर्ट में रैंकिंग गिरती है तो इससे हमारी जो सॉफ्ट पावर है वो भी कम होती है। तो क्या है इस रैंकिंग के मायने, आइए सब कुछ आसान भाषा में समझते हैं। तो दोस्तों, हुआ ये है कि अभी हाल ही में हेनले पासपोर्ट इंडेक्स ने अपनी रैंकिंग जारी की है 2025 की, जिसमें भारतीय पासपोर्ट की ग्लोबल रैंकिंग में काफ़ी गिरावट आई है। और ये गिरावट सिर्फ एक संख्या नहीं बताती है, बल्कि ये किसी भी देश की ग्लोबल क्रेडिबिलिटी और उस देश के नागरिकों का जो आवागमन की स्वतंत्रता है, जो उनका मोबिलिटी का फ्रीडम है, उसको नापने का एक पैमाना है। और इस पैमाने पे इंडिया 2025 में 50वें पायदान पे खड़ा है। अब ये आंकड़ा अपने आप में चिंताजनक है, क्योंकि पिछले साल 2024 में हमारी रैंकिंग 80वीं थी। और इस रैंकिंग से जो हमें सबसे सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट पता चलता है वो ये है कि भारत के लिए वीज़ा फ्री एक्सेस वाले देशों की संख्या घट रही है। पहले जो देश 62 हुआ करते थे, अब वो घट के 57 हो चुके हैं। यानी सिंपल शब्दों में कहें तो इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स जो हैं वो पहले से कम देशों में अब बिना वीज़ा के या वीज़ा ऑन अराइवल के साथ यात्रा कर सकते हैं। और अब हम जान लेते हैं कि आखिर इस इंडेक्स को तैयार कैसे किया जाता है। देखिए, हेनली और पार्टनर्स के द्वारा कंपाइल किए गए इस इंडेक्स में इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन यानी कि IATA के एक्सक्लूसिव डाटा का इस्तेमाल किया जाता है। और यह इंडेक्स ये मापता है कि किसी देश के पासपोर्ट धारक कितने डेस्टिनेशन पे, कितने देशों में बिना पहले से वीज़ा लिए जा सकते हैं। इसमें वीज़ा फ्री या फिर वीज़ा ऑन अराइवल और जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रेवल ऑथोराइजेशन है, इन तीनों के लिए एक एक पॉइंट दिया जाता है। और यहाँ पे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इस पॉइंट को देते हुए इसमें देश का साइज़ या उसकी इकॉनमी नहीं देखी जाती। चाहे कोई देश एक छोटा सा आइलैंड कंट्री हो या फिर हम USA की बात करें, अगर दोनों वीज़ा फ्री एक्सेस देते हैं तो दोनों के लिए 1-1 पॉइंट किसी देश को दिया जाता है। और वीज़ा की अवधि कितनी होगी, मतलब कितने टाइम तक आप वहाँ पे रुक सकते हैं, या फिर उसकी कॉस्ट क्या है, वो सब इसमें काउंट नहीं किया जाता है। हालांकि इस बार ETA की परिभाषा में कुछ एडजस्टमेंट भी किए गए हैं, जिसके कारण कुछ देशों की रैंकिंग में थोड़ा बहुत इनडायरेक्ट इम्पैक्ट भी आया है। और ये एडजस्टमेंट है क्या, इसको भी एग्जैक्टली बताया नहीं गया है। पर अगर हम इसके डेटा की बात करें तो दुनिया भर में इस बार पहला स्थान मिला है सिंगापुर को, जिसे 193 देशों में वीज़ा फ्री एक्सेस मिलता है। इसके बाद दूसरे नंबर पे है साउथ कोरिया, जिसकी सेकेंड रैंक है। और तीसरे नंबर पे है जापान। यह दिखाता है कि एशियाई अर्थव्यवस्थाएं मोबिलिटी के मामले में इस समय नेतृत्व कर रही हैं, क्योंकि पहली 3 रैंकिंग में तीनों देश एशियाई देश हैं। और वहीं अगर हम भारत के ट्रेंड पर नज़र डालें तो ये जो गिरावट भारत की हुई है 2025 में, ये अचानक से नहीं हुई है, कोई नई चीज़ नहीं है। हमारा सबसे मजबूत स्थान 2006 में था, जब हमारी रैंक 71वीं थी। और इसके बाद से हमने लगातार उतार चढ़ाव देखा है। 2015 में हमारी रैंक गिर के 88वीं थी, 2021 में हम 90 पोजीशन तक पहुंच गए थे। धीरे धीरे सुधार करके इस बार 85 पे आए हैं। तो कोर पॉइंट ये है कि इसका हिस्टोरिकल डाटा यही दिखा रहा है कि भारत की जो पासपोर्ट की शक्ति है वो लगातार चैलेंजिंग रही है। ना तो इसमें कोई अचानक से बहुत ज़्यादा गिरावट हुई है, और ना ही अभी तक हमने बहुत ज़्यादा सुधार करके अपनी रैंकिंग को बहुत अच्छी भी की है। अब बात करते हैं कि आखिर भारत की इस रैंकिंग में गिरावट के मेन कारण क्या है। देखिए, कई सारे रीज़न हैं। जैसे कि मान लो कि भारत का जो पोजीशन है, जो भारत की रैंकिंग है, वो स्टेबल भी है। भारत ना अच्छा कर रहा है ना वो पीछे जा रहा है। लेकिन अगर कोई देश और अच्छा करके आगे निकल जाता है, उसकी रैंकिंग में सुधार होता है, तो ऑटोमेटिकली भारत की रैंकिंग पीछे हो जाती है। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए पिछले साल भी भारत के पास 60 देशों का वीज़ा फ्री एक्सेस था, और इस बार भी सेम है। लेकिन आपकी रैंकिंग में फिर भी गिरावट हो सकती है, क्योंकि बाकी जो देश हैं, जैसे UAE हो गया, मलेशिया हो गया, कैरेबियन स्टेट्स हो गए, ये लोग बहुत तेज़ी से नए वीज़ा फ्री समझौता कर रहे हैं। और जब इनकी रैंकिंग में सुधार आएगी तो भारत की रैंकिंग नेचुरली ही पीछे खिसक जाती है। और दूसरा रीज़न आप ये भी मानिए कि जो भारत का फ्री वीज़ा डेस्टिनेशन था, वो वाकई में 62 से घट के 57 हो चुका है। यानी कुछ देशों ने अस्थायी वीज़ा ऑन अराइवल अपना वापस ले लिया है, जो अब भारतीयों के लिए नहीं है। इसके अलावा कई सारे जो विकसित देश हैं, खासकर यूरोपीय देश या फिर हम अमेरिका की बात करें, तो ये अपना वीज़ा आसानी से भारतीयों को देते भी नहीं है। इनको लगता है कि अगर ये प्रोसेस बहुत आसान कर देंगे तो पता चला भारतीय ओवर स्टे कर जाते हैं, वापस ही नहीं जाएं। तो कहीं ना कहीं परसेप्शन का भी यहाँ पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट है।
इसके अलावा जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होती है और डेमोक्रेसी होती है या रूल ऑफ लॉ होता है, इसको लेके दुनिया में आपके देश की कैसी इमेज है, आपके गवर्नमेंट की कैसी इमेज है, इस पे भी काफ़ी हद तक हमारी सॉफ्ट पावर डिपेंड करती है। और जब किसी देश का सॉफ्ट पावर बढ़ता है तो उसको वीज़ा ऑन अराइवल भी ज़्यादा देशों में, ज़्यादा डेस्टिनेशन पे मिलता है। तो कहीं ना कहीं जो सॉफ्ट पावर होती है वो भी डायरेक्टली इम्पैक्ट करती है पासपोर्ट रैंकिंग को। और अगला कारण अगर मैं आपको बताऊं तो देखिए, जो हाई इनकम कैपिटल वाले देश होते हैं उनको वीज़ा ऑन अराइवल एक्सेस भी ज़्यादा मिलता है। भारत में आपको पता है प्रति व्यक्ति आय कितनी कम है, तो ये भी कहीं ना कहीं एक स्ट्रक्चरल बायस बन जाता है भारत के अगेंस्ट। इसके अलावा भारत की भागीदारी अंतर्राष्ट्रीय डेटा शेयरिंग सिस्टम में भी अभी बहुत लिमिटेड है। ई पासपोर्ट और इंटरपोल एकीकरण जैसे जो पहल है वो भी अभी हमारे यहाँ पे गति पकड़ रहे हैं, बहुत स्लो है। अब अगर हम बात करें कि इस रैंकिंग में गिरावट का आखिर वास्तविक प्रभाव क्या होगा, रियल टाइम इम्पैक्ट क्या होगा, तो देखिए इसका लॉन्ग टर्म में अच्छा इम्पैक्ट तो आप नहीं कह सकते हैं। सबसे पहली बात कि जो हमारी व्यक्तिगत यात्रा है वो इससे डायरेक्टली इम्पैक्ट होती है। इसके अलावा ये रैंकिंग बताती है कि कहीं ना कहीं भारत के जो पासपोर्ट होल्डर हैं उनके लिए वीज़ा शुल्क भी बढ़ा हुआ है। जो हमारी योजना अवधि होती है, यानी जैसे हमें कहीं पे जाना है तो हमें बहुत लंबे समय से प्लानिंग करनी होती है क्योंकि वीज़ा ऑन अराइवल नहीं मिल पाता, तो ओवरऑल जो पूरी प्रक्रिया है वो जटिल हो जाती है। इसके अलावा जो अंतर्राष्ट्रीय मोबिलिटी है वो भी इंडियन सिटीजन्स के लिए प्रभावित होती है। स्टार्टअप और कंपनियों का जो वैश्विक पहुंच है वो भी कहीं ना कहीं इससे निगेटिवली इम्पैक्टेड होती है। और पासपोर्ट की रैंकिंग का कमज़ोर होना कहीं ना कहीं हमारी ग्लोबल इमेज को भी कमज़ोर बनाता है और हमारी सॉफ्ट पावर में जो कमी है उसको रिफ्लेक्ट करता है। और अब अगर हम बात करें कि भारत अपनी पासपोर्ट की रैंकिंग सुधारने के लिए क्या स्टेप्स ले सकता है, तो देखिए सबसे पहले तो हमें कुछ टारगेटेड देशों के साथ बायलैटरल बातचीत शुरू करके एक एग्रीमेंट साइन करना होगा ताकि वीज़ा ऑन अराइवल जैसी चीज़ें संभव हो सके, खास तौर पे जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन वाले देश हैं उनके लिए। इसके अलावा अगर हमें किसी देश से वीज़ा फ्री अराइवल या वीज़ा ऑन अराइवल जैसी छूट चाहिए तो हमें भी बदले में इस तरीके की सुविधाएं देनी होंगी। और कहीं ना कहीं जो ये ओवर स्टे वाला फोबिया है इसको कम करने के लिए सरकार को ट्रैकिंग सिस्टम और टाइम लिमिट का पालन भी सुनिश्चित कराना होगा। और हमें ई पासपोर्ट, माइक्रोचिप और इंटरपोल इंटीग्रेशन के साथ अपने आप को जोड़ना होगा, अपने पासपोर्ट को जोड़ना होगा। तो आई होप अभी आप समझ पा रहे होंगे कि जो पासपोर्ट की रैंकिंग है ये केवल एक टेक्निकल मुद्दा नहीं है, ये हमारी अर्थव्यवस्था, हमारी राजनीति, सुरक्षा, हमारी सॉफ्ट पावर, हमारी कूटनीति, इन सब का मिक्सचर दिखाता है। और जब जब भारत इन फ्रंट्स पे मजबूत होता है तो ऑटोमेटिक हमारी रैंकिंग भी सुधरती है। इसीलिए ज़रूरत है कि हम इस पे डिप्लोमेटिक एफर्ट डालें और अपने ग्लोबल ट्रस्ट को बढ़ाने की कोशिश करें। भारत को अपना माइग्रेशन डेटा पारदर्शी बनाना होगा, सुरक्षा प्रणालियों को मजबूत करना होगा और ट्रेवल फ्रीडम को हमारी विदेश नीति का एक इंटीग्रल पार्ट मानना होगा। खैर, इस टॉपिक को लेके आपकी क्या राय है, आपको क्या लगता है और कौन से ऐसे सुझाव हैं जो भारत सरकार को मानने चाहिए जिससे हमारी ग्लोबल रैंकिंग में सुधार हो सकता है? लिखिए अपनी राय कमेंट बॉक्स में।